नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। श्रावस्ती में डीएम और सीडीयू ने किया है गौशालाओं का औचक निरीक्षण। गौशालाओं में दिखा चारा, पानी, भूसा और बिजली का अभाव। अंडरटेकर्स को दिए हैं सख्त निर्देश। पालकों को मिल रहा है सरकारी लाभ। गोंडा के पटेल नगर में दबंगों ने युवक और परिजनों पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। मामले में परिजन पुलिस पर लगा रहे हैं नरमी बरतने की गंभीर आरोप। बाराबंकी के कुटी गांव में मांग पूरी न होने पर मंडप से भागा दूल्हा। दूल्हे की दहेज की मांग को मनाने की तैयार नहीं है बिल्कुल भी दुल्हन। और प्रेम प्रसंग के बाद हो रही थी ये लव मैरिज। फेरों की जिद पर अड़ी दुल्हन, बोली मेरी शादी करवा दो प्लीज। मिर्जापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी फर्जी शिक्षक को किया गिरफ्तार। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे आरोपी ने अर्जित की थी नौकरी। इटावा के बड़पुरा में करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को दी सूचना। मामले में विभाग ने घोर लापरवाही की। रायबरेली के जीआईसी ग्राउंड में विश्व दिव्यांग जन दिवस कार्यक्रम का आयोजन। दिव्यांग बच्चों के खेलकूद का आयोजन। दौड़, रंगोली और ड्राइंग कार्यक्रमों में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस कर्मियों ने सब्जी बेच रहे लोगों को जमकर खदेड़ा। युवक ने रेलवे ट्रैक पर फेंका तराजू। बाद में तराजू उठाने गए युवक ने गंवाए अपने दोनों पैर। इंदिरा नगर पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों पर लगा गंभीर आरोप। आजमगढ़ में मौर्य दंपति हत्याकांड में परिजनों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आजमगढ़ में देर रात प्रेम प्रसंग में युवक को मारी गई गोली। स्थानीयों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन। बाराबंकी में कुटी गांव में बारातियों और ग्रामीणों के बीच जमकर हुआ विवाद। आक्रोशित बारातियों ने शादी से किया इनकार। दुल्हन पक्ष पुलिस की सख्त कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ में आरटीआई और प्रशासन की लापरवाही आई सामने। पनेठी गंगीरी मार्ग पर टैंकर से टकराए बिना नंबर की कंडम टेम्पो स्कूल वैन। चालक गंभीर रूप से घायल। कानपुर के रावतपुर में ट्रेन की चपेट में आई युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई। बरेली में सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने लाल फाटक पुल का किया उद्घाटन। ओवरब्रिज की एक साइड पुल की लाइन पर देर रात यातायात कराया शुरू। फाटक बंद होने से लगती थी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। जालौन के संदी गांव में देशी शराब के ठेके पर स्कूली ड्रेस में शराब बेचते छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ओवर रेटिंग में शराब बेचता नजर आ रहा था स्कूली छात्र। आबकारी विभाग की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं सवाल। बरेली की संदिग्ध परिस्थितियों में पेंटर ने खाया जहर। परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान पेंटर की मौत। डाबर सोमना स्टेशन के बीच ट्रेन में हुई थी यात्री की मौत। शव लेने अलीगढ़ पहुंचे परिजन। रेलवे विभाग से की करोड़ों मुआवजे और एक सरकारी नौकरी की मांग। हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार के मौके पर दर्दनाक मौत। ट्रक चालक मौके से फरार। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। फिरोजाबाद में 2021 बैच के छात्र शैलेंद्र सिंह ने की आत्महत्या। मेडिकल कॉलेज के छात्रों में भारी आक्रोश। सैकड़ों की तादाद में छात्र पहुंचे नेशनल हाईवे 2 पर। छात्रों ने किया हाईवे जाम। प्रिंसिपल संगीता अनेजा और वार्डन मनीष पर लगाए गंभीर आरोप। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। रामपुर विधानसभा उपचुनाव 5 दिसंबर को होने हैं। वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और इसी क्रम में बीजेपी कैंडिडेट्स आकाश सक्सेना ने लोगों से जनसंपर्क उन्होंने किया है। वहीं मौके पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता साथ में रहे हैं और बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी भी मौजूद रहे। इस दौरान आकाश सक्सेना ने
हमारे संवाददाता से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। हमारे साथ है आकाश सक्सेना जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज जनसंपर्क निकाला किस तरीके? आकाश भाई, आप आज जनसंपर्क निकाल रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है लोगों को? सब आप देख रहे हैं जहाँ जिस तरीके का हिंदू मुसलमान आज हमारे साथ है, उससे देश का रामपुर का जो भविष्य है वो आपको दिख रहा है। जिस तरीके से आज युवा सिर्फ रामपुर को उद्योग नगरी बनाने के लिए हमारे साथ है, वो आप देख रहे हैं। अच्छा, आजम खान लगातार पलटवार कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। अब आजम खान साहब का जो समय है वो पूरा हो चुका है। उनको भी अब एक नए रामपुर के निर्माण में हमारा साथ आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि अब एक नया रामपुर युवाओं के लिए इंतजार कर रहा है। तो इस बार एक इतिहास बनेगा। बिल्कुल इतिहास रचने जा रहे हैं। जी, हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना, उनसे बातचीत। उन्होंने कहा एक नया इतिहास बनेगा, क्योंकि आजम खान से जो लोग पीड़ित थे उनको छुड़ाया जाएगा और एक नया इतिहास के साथ बीजेपी ये सीट जीतेगी, क्योंकि 50 साल से लगभग ये सीट नहीं जीती है। इस बार जरूर जीतेंगे। अपना कैमरामैन सहयोगी के साथ सुरेश कुमार, जनता टीवी, रामपुर। और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है, और जो खबर सामने आ रही है, मतदान को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और मतदान के लिए 1756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मैनपुरी को 28 जोन और 163 सेक्टर में बांटा गया है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और वे रामपुर से सपा के महारथी आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद 37 विधानसभा सीट से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के इस रण में सपा ने एक बार फिर से आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने आजम खान के धुर विरोधी माने जाने वाले आकाश सक्सेना को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को रामपुर की धरती पर उतार दिया, तो वहीं सत्ता की खनक से प्रभावित हुए आजम खान ने इमोशनल कार्ड दाव चला है। इन तमाम पहुओं पर खुलकर बात की है खुद आसिम राजा ने हमारे संवाददाता सुरेश से। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा जी, उनसे बातचीत करेंगे। इस बार चुनाव किस तरीके से लड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए रामपुर जो है एक जंग का अखाड़ा भी लग रहा है। और मैं बता दूं कि जो आज रैली हुई है तो उसका क्या असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी के इलेक्शन पर। आसिम भाई, आज बड़े बड़े लीडर आए रामपुर में समाजवादी पार्टी के समर्थन में, और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पहले बीजेपी लगातार दबाव बना रही थी, आज समाजवादी पार्टी के लीडरों ने जो बयान दिए हैं और जिस तरीके से जोश खरोश भरा है, क्या इससे असर पड़ेगा? यकीनन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तशरीफ लाए थे। तो आजम खान साहब को अखिलेश यादव सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन को रफ्तार देने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, और लोगों में बहुत जोश है, इस वक्त बहुत जज्बा है और अपार समर्थन है। बहुत वोट पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। इलेक्शन बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा। अच्छा, बीजेपी के लगातार जितने बड़े लीडर हैं रामपुर में पड़े हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं, और लगातार वो ये कह रहे हैं कि इस बार इतिहास भी बदलेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर डेरा डाल रहे हैं, क्या इतिहास बदल सकते हैं? देखिए, इतिहास कैसा होगा ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। हर राजनीतिक पार्टी का हक है कि वो अपनी बात कहे, अपने प्रचारकों को बुलाए, प्रचार करे, कोई हर्ज नहीं है। अगर मंत्री आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी अपनी महसूस कर रहे होंगे, जो इतना डेरा नेताओं का है। हमारे तो स्टार प्रचारकों में ये पहली आमद थी अखिलेश यादव जी की, क्योंकि यहाँ आजम खान साहब का शहर है। आजम खान साहब का आधी सदी का, 50 साल का यहाँ लोगों से रिश्ता है, मोहब्बतें हैं, काम है, विकास है, भाईचारा उन्होंने कायम किया। उनको हिंदू मुसलमान सब सिख सबका समर्थन प्राप्त रहा है और है। हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका जो भी प्रचारक आ रहे हैं, जो भी उनके हैं, लेकिन नियत का आपने जहाँ तक कहा, असल में
प्रचार करना ज़रूर इलेक्शन में जाहिर है उसका हिस्सा है, लेकिन नियत आदमी की सही होना चाहिए। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि शासन और प्रशासन चुनाव को प्रभावित करने की अनैतिक और असंवैधानिक कोशिश न करे। भयमुक्त माहौल हो, निष्पक्ष माहौल में चुनाव हो, नियतें साफ हों। कैंडिडेट को और उसके प्रचारकों को अपनी बात जनता तक पहुंचाने का हक है। फैसला करने का हक 5 जून को मतदाताओं को मिलेगा। 8 जून को उसका निर्णय आएगा, फैसला आएगा। इस प्रक्रिया में पूरी पुलिस को पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयां नहीं करना चाहिए, जो उसने समाजवादी पार्टी के वर्करों और नेताओं के साथ की हैं इलेक्शन के दौरान और लगातार कर रही है। इसी तरह मतदान के दिन लोगों को आज़ादी के साथ वोट डालने दिया जाए। लोगों के वोट डालने के हक पे डाका नहीं डाला जाए, उसको रोका नहीं जाए, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की जाए, उसके लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाए। पिछले लोकसभा के उपचुनाव में 75% बूथों पर, एक वर्ग विशेष के बूथों पर, एक धर्म विशेष के बूथों पर बहुत कम पोलिंग हुई। ये एक बड़ा षड्यंत्र था यहाँ पुलिस प्रशासन का। ये नहीं होना चाहिए और अब रामपुर की जनता भी पुलिस की इस षड्यंत्र को और इन साजिशों को समझ चुकी है और बेदार है। बेदार भी है और बेताब भी है वोट डालने के लिए। और मुझे रामपुर के बाशऊर और बाहिम्मत लोगों से पूरी उम्मीद है कि वो किसी भी किस्म के डर और खौफ का शिकार नहीं होंगे। उन्हें वोट डालना है, वोट उनका कानूनी हक है, उनके पास आईडी मौजूद है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है। अच्छा, आज जो है बीजेपी की पूर्व सांसद जया प्रदा आई, उन्होंने कहा कि आजम खान तो सिर्फ इमोशनल अत्याचार करते हैं पब्लिक के साथ। ये उनकी सोच है। आजम खान हकीकत बयान करते हैं। इमोशनल बातों में कोई एक दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा, एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। आजम खान 50 साल से रामपुर में जमे हुए हैं। 10 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीत लिया। 10 बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीत लिया। लोकसभा का चुनाव जीता उन्होंने। हर चुनाव भारी बहुमत से जीता। 2022 में जो विधानसभा का सामान्य चुनाव हुआ 55,000 वोटों से जीता। जो 2017 का सामान्य चुनाव हुआ था लगभग 50,000 वोटों से जीता। 2012 में जो सामान्य विधानसभा का चुनाव हुआ था वो भी 55-56,000 वोटों से जीता। क्या इतनी बड़ी जीत के भावुक बातों में हक है और लगातार हो सकती है? आजम खान सच्चाई बयान करते हैं। आजम खान लोगों के दिलों का दर्द बयान करते हैं। आजम खान वो कहते हैं जो लोग महसूस करते हैं, फिर लोग उनका साथ देते हैं। आजम खान हमेशा हकीकत बयान करते हैं और उस पर अमल करके दिखाते हैं, लोग उनका साथ देते हैं। आधी सदी तक कोई शख्स लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। सारी उनकी राजनीति सेवा, अमन, भाईचारा, तरक्की, विकास और मोहब्बतों के पे आधारित है। इसीलिए लोगों ने उनको हर बार जिताया है। 10 बार उनको जिताया और अब 11वीं बार भी 5 दिसंबर को रामपुर के लोग आजम खान साहब को जीत का तोहफा देंगे। 11वीं बार उन्हें विधायक बनाएंगे और उसी बहुमत से जिस तरह पहले वो बनते रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर आप आजम खान को वोट देते हैं तो आपका वोट खराब जाएगा, गड्ढे में जाएगा, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट दीजिएगा। वोट देने का मकसद होता है अपनी क़यादत, अपनी आवाज़ को मजबूत करना। आजम खान साहब हमेशा सत्ता में थोड़ी रहे। 10 बार की विधायकी में 4 बार तो उनकी सरकार रही है, लेकिन लोगों ने हमेशा उन्हें जिताया है। क्या आजम खान एक मजबूत आवाज़ है। आजम खान लोगों के दिलों में बसते हैं। आजम खान अगर अपोजिशन में भी हैं तो इतने मजबूत हैं कि उनकी आवाज़ दूर तक सुनी जाती है। और रामपुर के आवाम तो इस वक्त एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जो उनके मुस्तकबिल की सुरक्षा का फैसला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रामपुर के आवाम, रामपुर के लोग, बाहिम्मत, बाशऊर लोग इस मामले में और इस मरहले में 100% खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। इस बार आप अपनी कितनी बड़ी जीत मानते हैं? बहुत बड़ी जीत तो आजम खान की देगी।
मैं एक कैंडिडेट हो सकता हूं, जाहिर है कोई ना कोई, जब उनको चुनाव लड़ने का उनका हक छीन लिया गया तो अब कोई तो उनकी तरफ से खड़ा होता। उन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैंने तो हर बार यही कहा है कि हमें आज़म खां की ताकत की हिफाजत करना है। आज़म खां साहब यहाँ से 10 बार चुने गए हैं और अब 11वीं बार भी चुने जाएंगे। ये शहर आज़म खां का है। आज़म खां की आधी सदी की मोहब्बतें हैं, काम है, लोगों ने हमेशा उसका जवाब दिया है और इस चुनाव में भी रामपुर के लोग आज़म खां साहब को एक बड़ी जीत का तोहफा इंशाल्लाह देंगे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा साहब, जो कह रहे हैं कि लगातार आज़म खान की जीत हुई है और इस बार भी उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि रामपुर के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और आगे भी पसंद करते रहेंगे। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ सुरेश कुमार, जनता टीवी, रामपुर। और वहीं फर्रुखाबाद के कस्बा में पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राजनीति में कोई ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना कोई दोस्त, और साथ ही राजनीति संभावनाओं का खेल है और सब कुछ संभव है, इसलिए 24 के चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैनपुरी में सुभाषपा उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद उन्होंने मैनपुरी से वास्ता नहीं रखा है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा और अखिलेश यादव के बारे में कुछ ना बोलते हुए राजभर ने कहा है कि 22 के विधानसभा चुनाव में भी चाचा भतीजे एक थे और अब मैनपुरी में फिर दोनों एक साथ आ गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि मैनपुरी का मैं बताता, मेरा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप उम्मीदवार मैंने दिया, उसका पर्चा खारिज हो गया, तो हम लोग वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या बता सकते। आशीर्वाद किसके साथ है? हमारा आशीर्वाद किसी के साथ नहीं। तो चाचा भतीजे एक हो गए हैं आपके हटने के बाद में। का बालक 22 में भी तो एक थे। और वहीं जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का प्रचार थम गया है। आज डिंपल यादव मेगा शो, डिंपल यादव ने ऐतिहासिक रोड शो भी निकाला। करीब 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली थी। लोग डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस रोड शो में सपा अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी ताकि बीजेपी को दिखाया जा सके कि सपा के पास कितना जन समर्थन हासिल है। और वे हरदोई में नगर पालिका की योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव और आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी जमीन तलाश लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। आजम खान पर नितिन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी स्थिति उनकी भाषा की वजह से, या आज ऐसी स्थिति उनकी हुई है। आजम खान को अपनी भाषा शैली को कंट्रोल करना चाहिए। नितिन अग्रवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में रामपुर में जो अन्याय उत्पीड़न हुआ, जनता उसका अब बदला ले रही है। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे के मौके पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और गोरखपुर की जनता को करोड़ों रुपए की योजनाओं का सौगात भी दी जाएगी। सीएम योगी गोरखपुर उप मार्ग देवरिया बाईपास के 4 लेन की भी शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन यानी कि कल और 4 दिसंबर को सीएम योगी के कई बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाले हैं। 4 दिसंबर को वो 429.49 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर से, और आपको बता दें कि ये फ्लाईओवर का शिलान्यास वो करेंगे। साथ ही महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क का करीब 950 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 मुख्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और वह यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की कोशिशों के बाद 5 दिनों से चल रहा काम बहिष्कार जो था वो स्थगित हो गया है। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और उसके घटक संगठनों और चेयरमैन और साथ ही संयोजक समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे के साथ लंबी बातचीत के बाद इसकी घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो लक्ष्य हैं ऊर्जा में सुधार के प्रति, जो उनका रोड मैप है, जो उनका दृष्टिकोण है, हम लोग उस पर अहरनिश कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार का प्रबंधन है उसके कारण से दिक्कतें आ रही थी। हम लोगों ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय अमरीश कुमार अवस्थी जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं, उनको सारी बातें बताई हैं। और वही बाराबंकी के दादरा में आज स्वर्गीय डॉक्टर उमा शंकर मेमोरियल क्लिनिक की शुरुआत ये की गई है। यहां पर मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया
और इस क्लिनिक की शुरुआत डॉक्टर LK शंखधर ने की है। उन्होंने इस मौके पर बताया कि उनकी पत्नी डॉक्टर उमा शंखधर भारत की एकमात्र मेडिको न्यूट्रिशनिस्ट थी और जिन्होंने पूरी उम्र LK डायबिटीज सेंटर में मधुमेह से पीड़ित रोगियों को भोजन संबंधित परामर्श दिया है। इसमें तो कोई रोग का चक्कर ही नहीं है। देखिए जैसे ऑपरेशन है वो तो मैं नहीं कर सकता, कैंसर है उसका इलाज तो नहीं कर सकता, लेकिन आमतौर पर सामान्य जितने रोग हैं उन सबका इलाज होता है। और उसमें किसी से ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी आमदनी कितनी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जो भी यहाँ आएगा उसको सम्मान उपचार दिया जाएगा और परामर्श दिया जाएगा। और वहीं आजमगढ़ के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने खाद की कालाबाजारी और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूर्वांचल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पूर्वांचल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि खाद की कालाबाजारी सरकार की नाकामी को दर्शाती है। और वहीं ताजनगरी में छात्रवृत्ति घोटाला का मामला सामने आया। विजिलेंस की इस मामले की जांच चल रही है और आपको बता दें कि 2010 और 11 में छात्रवृत्ति घोटाले की पटकथा ये लिखी गई थी, जिसमें अभी तक कई लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है और इस खुली जांच में बाबू के सहयोग न करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं वरिष्ठ लिपिक दिनेश मोहन त्यागी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात भी सामने आई है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यह कार्रवाई चल रही है, पिछली खबर के बारे में आपको बता दें, लगातार पर्द दर पर्द इसमें खुलती जा रही है और बड़ा एक्शन लेने की बात भी इसमें सामने आ रही है। वहीं मिर्जापुर की पुलिस को एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है जो लोगों को नकली सोने की गिन्नी को असली बताकर ठगने का काम करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने कई लोगों से ठगी कर लाखों रुपए ठग चुका है। नकली सोने की गिन्नी को असली बताकर सीधे सीधे लोगों को शिकार बनाते थे। और यूपी के फतेहपुर जिले में शादी के दौरान एक तरफ बार बालाओं का ठुमका लगता रहा तो दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय में रुके बारातियों की दारू की पार्टी वहां पर चलती रही। ताजा मामला जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के इटौली गांव का है, जहां पर शिक्षा विभाग के परमिशन के बगैर प्राथमिक विद्यालय में बारातियों के लिए रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और बाराती विद्यालय के अंदर ही शराब पार्टी करते हुए नजर आए हैं। और इस बात की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को जब लगी तो विद्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अब यह हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस हरकत में आई और किस तरह से इस मामले को शांत करवाया गया। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। भले ही धामी सरकार धर्मांतरण कानून लाकर पीठ थपथपाने का काम कर रही हो, लेकिन सरकार की विधायक खजान दास ने इस पर बड़ा बयान दे दिया है। राजपुर रोड जो विधायक है खजान दास, उन्होंने कहा है कि मसूरी क्षेत्र में काफी संख्या में धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिसके लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। वहीं सरकार ने अब धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया, जिसके बाद उम्मीद है कि धर्म के नाम पर जबरदस्ती करने वालों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। देखिए बहुत स्थिति खराब है। अगर हम ज़्यादा ना करके मसूरी के आसपास के क्षेत्र को अगर देखा जाए, बहुत स्थितियाँ बदली हुई है और बदल रही है। बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, परंतु अब वो जाग भी रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने धर्म पे, किंतु ये स्थितियाँ ठीक नहीं है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी था और इस तरह कड़ा कानून बनाना भी बहुत जरूरी। और वहीं देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा 4 साल का कार्यकाल पूरा वो कर चुके हैं। वहीं इन 4 सालों में मेयर की तरफ से शहर की जनता से जमकर वायदे किए गए। जनता टीवी से 4 साल के कार्यकाल पर मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि उन्होंने शहर के विकास को लेकर काफी काम किए हैं। और वहीं उत्तराखंड वन विभाग के सचिव विजय कुमार यादव का कहना है कि सर्दियों के मौसम में जंगली जानवर पहाड़ों पर बर्फ गिरने के चलते निचले इलाकों में आ जाते हैं, जिससे कि मानव और वन्य जीव के बीच का संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते सभी डीएफओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परिजनों को घर के बाहर लाइट लगाने और बच्चों को घर से बाहर अकेला ना भेजने और इसके साथ ही घर के बाहर खाने की वस्तुओं को खुला ना छोड़ने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि विभाग प्राप्त संसाधनों की अकॉर्डिंग ही वो काम कर रहा है, लेकिन जनता को स्वयं भी ध्यान रखने की जरूरत है। शाम के समय ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को खासी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
देखिए मानव संघर्ष को लेकर थोड़ा जैसे विंटर सीजन जब शुरू होता है तो आप भी जानते हैं कि जब ऊपर थोड़ी बर्फ़ पड़ जाती है तो जो हमारे तेतुए हैं या जंगली जानवर हैं थोड़ा ऊपर से विलेज साइड में नीचे साइड में आ जाते हैं इस समय, तो घटनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। रिसेंटली 5-6 दिन में कई घटनाएं हुई इस टाइप से चीज़ों में। तो वन विभाग के DFOs को अन्य को इस पर तो हम लोगों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि थोड़ी सी अपनी पेट्रोलिंग चौकसी लोगों को अवेयर करें। लेकिन थोड़ी सी मेरा अपील है आप लोगों के माध्यम से, जनता से भी मेरी अपील है कि ये सीज़न थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ी सी उनको भी प्रिकॉशन, खासकर जो जंगल के किनारे अकेले आइसोलेटेड घर है जिनका, या थोड़ा सा उन लोगों को रखने की ज़रूरत है कि जब थोड़ा अंधेरा हो जाए तो थोड़ा अपने बहुत ही छोटे बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई ज़रूरत भी हो जाने होने के लिए तो थोड़ा लाइट वेट लेके जाएँ, लालटेन हो, टार्च हो, या 1-2 बच्चे 3 बच्चे साथ हों, या थोड़ा कोई बड़ा आदमी साथ हो, क्योंकि प्रिकॉशन ही सबसे मेजर वो है। कोई आइडेंटिफाइड तो नहीं है, अचानक कहीं कोई जानवर बैठा हुआ। हल्द्वानी के लोगों को अब अलग अलग जगहों पर जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि तहसील क्षेत्र में 350 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय भवन का निर्माण यह होने जा रहा है। नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला का कहना है कि पीएम मोदी ने हल्द्वानी की जनता को जो सौगात दी थी उसमें यह 350 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय बिल्डिंग इसमें बनना शामिल है। मेयर का यह भी कहना है कि शहर में बहुउद्देशीय बिल्डिंग के निर्माण से उनकी पहचान प्रदेश भर में एक अलग किस्म की बनेगी। तो इसमें लगभग सभी ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हल्द्वानी में हैं, इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए, प्रेस क्लब के लिए और रिक्रिएशन का भी वहाँ पर होगा, ग्रीन स्पेस भी होगा, बस स्टैंड भी होगा। तो लगभग बहुत सारी एमिनिटीज़ वहाँ पर दे रहे हैं। तो एक लैंडमार्क भी होगा ताकि मोदी जी को स्मरण, मोदी जी ने जो घोषणा की उसका स्मरण भी लोगों को रहेगा। कितने करोड़ की लागत से? ये अनुमानित लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।